हेलो गाइस। आज हम करेंगे फिस्कल पॉलिसी और जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेब्ट। ठीक है। तो रिसेंटली जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने 9th एडिशन निकाला स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेब्ट। तो डेब्ट अगर गवर्नमेंट डेब्ट अगर देखेंगे तो दो तरह का होता है, एक होता है पब्लिक डेब्ट और दूसरा होता है अदर लायबिलिटी। तो पब्लिक डेब्ट को जो है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पब्लिक डेब्ट में कौन आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किससे बोरो करेगा? एक हो गया इंटरनल डेब्ट, दूसरा हो गया एक्सटर्नल डेब्ट। ठीक है। इंटरनल डेब्ट में भी अगर देखेगा विथ इन कंट्री कहाँ कहाँ से बोरो कर सकता है, तो दो जगह, एक है मार्केटेबल डेब्ट, दूसरा होता है नॉन मार्केटेबल डेब्ट। तो मार्केटेबल डेब्ट में जैसे गवर्नमेंट का डेटेड सिक्योरिटी, जैसे हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल, ये आता है हमारा इंटरनल मार्केटेबल डेब्ट में। वही हम नॉन मार्केटेबल डेब्ट में देखेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा स्मॉल सेविंग फंड हो गया आपका। हाँ, जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से हम बोरो कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट बोरो कर रहा है, वो सब आता है। नेक्स्ट जो अदर लाइबिलिटीज मतलब उसके अंदर अगर देखेंगे पीएफ है, ये गवर्नमेंट का एसेट नहीं है, दिस फॉर्म से लाइबिलिटी जो आफ्टर मतलब मेच्योरिटी के बाद गवर्नमेंट को देना होता है। जैसे कि आपका डिपॉजिट हो गया, जैसा कि प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, ये सब अदर लाइबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है। तो जो स्टेटस पेपर इसके अंदर है क्या? तो स्टेटस पेपर में रिसेंट डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे बोरिंग जो प्लान है उसको आप मतलब गाइड करता है। ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस देखेंगे गवर्नमेंट डेट का, ये जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उसको अफेक्ट करता है। ये अफेक्ट करता है जो फिजिकल कैपेबिलिटी है गवर्नमेंट का उस पर। और इसके कारण अगर गवर्नमेंट डेब्ट अगर ज़्यादा होगा तो इट कैन लीड टू ए क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम क्राउडिंग आउट कहते हैं। ठीक है। एंड देयर विल बी फिजिकल रिप्रेशन ऑफ कमर्शियल बैंक हमें देखने को मिलेगा। और इससे इसका क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा कि फ्यूचर में गवर्नमेंट चाहेगा कि जो टैक्स है उसको बढ़ाया जाए। तो कुछ टर्म्स है जैसे कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। तो जब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे वो एक तरह का रेशियो है कंट्री, जो कि डेब्ट और जो डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका रेशियो रहता है। ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि जो पर्टिकुलर कंट्री है वो कब मतलब डेब्ट को दे पाएगा। नेक्स्ट होता है, एक होता है रोल ओवर रिस्क। रोल ओवर रिस्क क्या है? ये रिस्क है जो एसोसिएट होता है रीफाइनेंसिंग ऑफ डेब्ट, स्पेशली जो कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फॉर ए न्यू लोन विच इज़ हायर देन द ओल्ड। तो मतलब एक तरह का रिस्क बढ़ते जाता है। मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि रोल ओवर रिस्क, मतलब रिस्क पर रिस्क, मतलब रोल होते ही जा रहा है। नेक्स्ट होता है, हम बात करें करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो ये रिलेट करता है वनरेबिलिटी ऑफ डेट पोर्टफोलियो, मतलब डेप्रिसिएशन ऑन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विज विज करेंसी ऑफ डिनोमिनेशन, एक्सटर्नल लोन्स, ये सब आता है। तो मतलब जो डेट पोर्टफोलियो है उसका क्या वनरेबिलिटी है उसको मेजर करता है। इसके ये इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी भी हो सकता है, मतलब कैसे डेप्रिसिएशन जो है वो इफेक्ट कर रहा है वो सब चीज़ देखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट टू रिजर्व रिसिप्ट। एक तरह का रेशियो है टू द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट मेड टू अ डेब्ट टू रेवेन्यू रेसिप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। दिस ये तरह का सिक्योरिटी है जो कि इशू किया जाता है कूपन रेट में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉस फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट। तो ये एक तरह का फिजिकल डेफिसिट हम किसे कहते हैं? जब एक्सेस जो टोटल एक्सपेंडिचर रहेगा ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, उसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। शॉर्ट टर्म डेब्ट, जो शॉर्ट टर्म डेब्ट है उसका जो मेच्योरिंग पीरियड होता है अप्रॉक्स 1 ईयर का रहता है। ठीक है। और इट इंक्लूड इसमें 14 डेज का इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल भी होता है, रेगुलर ट्रेजरी बिल भी होता है, और डेटेड सिक्योरिटी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रेजरी बिल का। ट्रेजरी बिल है क्या? ट्रेजरी बिल एक तरह का डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट एक तरह से शॉर्ट टर्म कैश फ्लो जो रहता है उसको मिसमैच को ठीक करने के लिए देती है। और इसका जो पीरियड रहेगा ये आपका 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज का रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14 डेज इंटरमीडियरी ट्रेजरी बिल। जैसे मैंने शॉर्ट टर्म, ये भी एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है जो कि नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है, इश्यू टू स्टेट गवर्नमेंट।
and select central bank to enable them to deploy the certain surplus cash at fixed interest rate। ठीक है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कैसे इंश्योर करेगी कि देयर शुड बी सस्टेनेबल डेब्ट मैनेजमेंट, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी का प्लान किया गया है जिसका नाम है पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है। गवर्नमेंट ने मीडियम टर्म डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी लाया है जिसमें लो कॉस्ट बोरिंग रहेगा, जहां एलोंगेटिंग मेच्योरिटी प्रोफाइल, रैशनलाइजिंग इंटरेस्ट रेट, एडवाइजिंग अदर डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को एडवाइस करेगा। रिस्क मिटिगेशन में भी अगर देखेंगे तो एक तरह का बेंचमार्क सेट करेगा, जैसे कि एक्सटर्नल डेब्ट, इंश्योर मिनिमम रिस्क, रोल ओवर रिस्क, ये सब इंश्योर करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट की। तो मार्केट डेवलपमेंट में हम करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, एक तरह का बेंचमार्क क्रिएट करेंगे, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस है उसको हम सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो ये पेपर है इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी डाला गया, जैसे कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है सिंस 2012 टू 13। ठीक है। तो एक तरह से अच्छी बात है जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट और डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म डेप्थ है वो विद इन सेफ लिमिट है। इकोनॉमिक सर्वे भी हमारा यही कहता है कि जो हमारा डेप्थ है वो लिमिट पे है, तो इसलिए हम लोग उतना ट्रबल में नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड कॉन्शियस स्ट्रैटेजी ताकि जो रोल ओवर रिस्क है उसको हम रिड्यूस कर सकें। जो मोस्ट गवर्नमेंट डेप्ट है वो एक तरह से फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग फ्लोटिंग मार्केट वाला नहीं फॉलो करते हैं। यहाँ पर लो सेल ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट रहता है। ठीक है। और वही हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट डेप्ट की। तो जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है स्टेट का वो मार्जिनली डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 2018-19 में, फ्रॉम 2017-18 में हमें देखने को मिला। जो शेयर है पब्लिक डेप्ट का वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम ओवरऑल डेप्ट पोर्टफोलियो से। और विच इन पब्लिक डेप्ट की हम बात करते हैं जो मार्केट बोरिंग है वो इंक्रीज हुआ है, दैट इज बोरिंग फ्रॉम ए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। जो लोन्स है फ्रॉम सेंटर हैव स्टार्ट डिक्रीजिंग ओवर ए ईयर, ये अब हो गया 3 to 7%। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट फाइनेंस। तो सेस और सरचार्ज, तो रिसेंटली जो शेयर है स्टेट का उसका जो इंडिविजुअल पूल है वो ऑफ सेंट्रल टैक्स फेल शार्पली, मतलब जो 36% था पहले फाइनेंशियल ईयर 2019 में, अब हो गया 32% 2020 में। ठीक है। तो इसमें जो 14 फाइनेंस कमीशन ने हमेशा क्या क्या रिकमेंड किया, वो बोला है कि जो शेयर रहेगा इट्स विल बी 42%। और जो आर्टिकल 270 है वो भी कहता है कि सेंटर को जो सेस है और सरचार्ज है उसको लेवी करना चाहिए, और सेंटर जो है वो कलेक्ट नहीं करेगा। सेंटर नीड नॉट शेयर, मतलब सेंटर मतलब इस जो भी पैसा मिल रहा है उसको शेयर नहीं कर सकता विद स्टेट गवर्नमेंट से। तो पहले सेसेस होता है क्या, जो सेसेस है वो उसको इम्पोज किया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे कि अगर हम देखेंगे एजुकेशन सेस हो गया, किसान विकास सेस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, और दोनों जो है एक टेम्प्रोरी नेचर के लिए। तो जो सरचार्ज है वो देखेंगे 10% लेवी किया जाता है। फॉर एग्जांपल सरचार्ज 10% हम लेवी करेंगे जो जिनका इनकम 50 लाख से ऊपर है उनके ऊपर। नेक्स्ट स्टेट कंसर्न है, कुछ स्टेट ने कंसर्न भी दिखाया, जैसे कि स्टेट अपोज जो परमानेंट नेचर है और उन्होंने चाहते हैं कि ये एलिमिनेट हो जाए और उनको जो डिविजुअल पोल है वो भी ठीक तरह से मिले। नेक्स्ट सेंट्रल यूजेस सेसेस, उनका हमेशा यही कंसर्न है कि सेंट्रल जो है इस सेसेस को टूल एज ए टूल यूज करता है ताकि जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है उनको बार बार इंटरफेयर कर सके। ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, सैनिटेशन हो गया, उसमें इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट बोरोइंग की। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई उन्होंने ग्रॉस जो मार्केट बोरोइंग टारगेट है उसको रेज कर दिया गया 12 लाख करोड़ के लिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट बोरोइंग होता क्या है,
तो इसमें गवर्नमेंट क्या है, वो बोरो करेगा बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब जिसे इश्यू करेगा, जिसे कि या फिर ट्रेजरी बिल, ताकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो मिसमैच है उसको ठीक किया जा सके। तो जो बोरोइंग है एक तरह का लोन है जो कि गवर्नमेंट लेता है, ताकि जो कैपिटल रिसिप्ट है उसको अंडर बजट डॉक्यूमेंट का उसको फुल उसको जो मिसमैच है उसको कम मिसमैच को बराबर मतलब ठीक कर सके। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में इंक्रीज क्यों हो रहा है बोरिंग। एक तो क्या कारण हो सकता है बोरिंग, मतलब पैसे बाहर बाहर से लोन लेने का, बाहर या अंदर से लोन लेने का। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें गिरावट आना, या फिर जो स्टॉक मार्केट उसमें गड़बड़ी आना, या फिर जो एक्सपेंडिचर है मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच होने के कारण यहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उसके कारण होना। ठीक है। तो अगर जो बोरिंग अगर राइज हो रहा है तो इसके ऊपर जो हमें बॉन्ड मार्केट उस पर भी प्रेशर पड़ेगा, और इससे हो क्या सकता है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो सकता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में मतलब हमारे यहाँ इन्वेस्टर की कमी आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरिंग लिमिट ऑफ फॉर स्टेट। तो रिसेंटली जो सेंट्रल है उन्होंने बोरिंग लिमिट को ऑफ स्टेट को 3% टू 5% कर दिया गया ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर करेंट फिजिकल ईयर के लिए। तो स्टेट ने पहले ही मतलब अर्ज किया था कि जो कैप है बोरिंग का उसको बढ़ाया जाए, और और जो FRBM है वो भी कहता है कि देयर शुड बी ए कैप ऑफ 3% रहना चाहिए करेंटली। तो अगर हम देखेंगे सपोज 200 बेसिस पॉइंट है, जिसमें 50 बेसिस पॉइंट अनकंडीशनल है, मतलब बिना कंडीशन का वो माना जाएगा। वही 150 पॉइंट वो कंडीशनल है। 150 पॉइंट कंडीशनल कैसे, जैसे जो स्टेट है उनको जो यूनिवर्सलाइजेशन है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, उसको लाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन अर्बन लोकल बॉडीज रेवेन्यू उसको मेंटेन रखना। ठीक है। तो जो 50 बेसिस पॉइंट है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोरोइंग का, इसमें रेस्पेक्टिव जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, पावर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, कॉमर्स, फूड, ये सब जो उनका उन लोग मॉनिटर करेंगे, असिस्ट करेंगे अगेंस्ट द रिफॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एफ आर बी एम टारगेट है क्या क्या। तो जो FRBM है उसका टारगेट है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको हमें रिड्यूस करना टू 3% बाय 31 मार्च 2021। ठीक है। और जो डेफिसिट रहेगा और फाइनेंशियल थ्रू बोरिंग फ्रॉम एदर थ्रू RBI और रेज मनी फ्रॉम कैपिटल मार्केट बाय इश्यूइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड्स। स्टेट में वही अगर देखेंगे FRBM एक्ट के तहत उनको भी सेट किया गया 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटेरिएट एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव किया है कि यहाँ पर एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटेरिएट और जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स है अंडर मिनिस्ट्रीज इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए। तो EGO होता क्या है, जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी की बात करते हैं। तो इसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी रहेगा जो कि चेयरमैन रहेगा, और CEO ऑफ नीति आयोग मेंबर रहेगा। ठीक है। और दूसरा मेंबर लाइक सेक्रेटरीट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, DPIIT से, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से, हो गया रेवेन्यू हो गया, इकोनॉमिक अफेयर एक्सेट्रा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट है उनमें एक सिनर्जिस या कोऑर्डिनेशन लेकर आए, बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको फैसिलिटेट करे, और इंडिया को एक तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर हब बना सके। और नेक्स्ट यहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट हो इन टारगेटेड मैनर रहे, ताकि जो पॉलिसी में स्टेबिलिटी मेंटेन रख सके और एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, और जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको एवेल्युएट कर सके। ये हो गया EGOs का काम। वही जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेल्स है वो क्या करेगा कि वो अप्रूव करेगा डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट इन इंडिया। ठीक है। वो क्रिएट करेगा प्रोजेक्ट विथ ऑल अप्रूवल अवेलेबल विथ एलोकेशन, कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट करेगा। इस सब इसका काम है। वो आइडेंटिफाई करेगा इश्यूज जो कि रिजॉल्व करना है। ठीक है।
नेक्स्ट जो पब्लिक डेवलपमेंट सेल्स है वो कॉन्सेप्चुअलाइज करेगा, स्ट्रेटेजाइज करेगा और जितना भी है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिकवरी की। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है टू कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6% इन 2020। जो इकोनॉमिक आउटलुक है, इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? इट इज़ गिवन बाय ओईसीडी कंपनी। ओईसीडी, जो ओईसीडी है वो पब्लिश करता है इकोनॉमिक आउटलुक। उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड का इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बाई 6% इन 2020 में। वही अगर इंडिया इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू एनएसओ देखेंगे तो जो जीडीपी ग्रोथ है इन 2019-20 वाज 4.2%, 4.2% था, विच इज 11 years लो। मतलब जो 11 साल से जो हमारा 6 पॉइंट इतना 1% का चलता आ रहा है, अब हो गया 4.2%, तो इसमें ही कमी देखने को मिला। वही अगर हम ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो वो भी 3.91% है 2019-20, जो अर्लियर था 4.1%। ठीक है, जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी वाइडेंड हुआ है अप टू 5% जीडीपी का। ठीक है, जहाँ पर हमारा FRBM टारगेट क्या कहता है, 3% मेंटेन करने के लिए। वही अगर हम पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी देखेंगे तो वो भी इंक्रीज हुआ है। इट इज़ हाई एज 89.3% 2020 ड्यू टू रीजन लाइक तो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19, और यहाँ पर जो रेवेन्यू टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिला। तो जो हम शेप ऑफ रिकवरी की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग केस शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कोविड-19 के टाइम था, प्रायर टू कोविड-19, यहाँ पर हमारा मतलब कोविड-19 से पहले कांस्टेंट था। फिर यहाँ इकोनॉमिक रिसेशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ग्रोथ गिरने लगा, फिर धीरे धीरे रिकवरी भी होने लगा। तो कुछ ऐसे सेक्टर है जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, रिटेल सेक्टर हो गया, उसमें हमें रिकवरी देखने को मिला। वही कुछ ऐसे सेक्टर है जैसे ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, फूड सर्विसेज, वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम केयर फंड। तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसमिस कर दिया है प्ली ऑफ ट्रांसफर ऑफ पीएम केयर्स टू एनडीआरएफ। तो मतलब पहले दो फंड होता है, इसमें हमें दो फंड के बारे में जानने की जरूरत है। एक है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, दूसरा होता है पीएम केयर फंड। ठीक है, तो पहले हम इस सबका डिफरेंस जानते हैं। जो पीएम केयर फंड है वो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन अगर देखेंगे कैसे बना, तो ये बना जब कोविड-19 को पैंडेमिक शुरू हुआ, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने पीएम ए के फंड बनाया। वही एनडीआरएफ किसके लिए? एनडीआरएफ पहले ही ऑलरेडी एक कॉन्टीजेंसी फंड हुआ करता था, उसको रिनेम करके एनडीआरएफ रखा गया, मतलब नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ठीक है, नेक्स्ट जो पीएम केयर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, असिस्टेंस देना, जो भी हेल्थ केयर सर्विस को उसको अपग्रेड करना, और लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, और जितने भी स्टेट है या फिर हेल्थ केयर डिफरेंट स्टेक होल्डर उसमें कोऑर्डिनेशन ले आने का काम है। वही अगर एनडीआरएफ का देखेंगे तो जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड रहता है, जो इसमें जो भी एक्सपेंसेस होता है वो चीज़ देखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। तो जो पीएम है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है और पीएम केयर फंड। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी आते हैं। वही एनडीआर और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक ट्रस्टी है, और जो चेयरमैन होगा जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का, और उसमें 3 ट्रस्टीज होते हैं जो कि एमिनेंट पर्सनालिटी रहेगा, कोई हेल्थ, साइंस, सोशल बैकग्राउंड से होना चाहिए, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलैंथ्रोपी, इस सब जगह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात एडमिनिस्ट्रेशन अगर एनडीआरएफ का देखेंगे तो मैनेज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और इसके अंदर अलग अलग आता है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर हो गया। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं कुछ जैसे ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, ये सब जो अटैक होता है नेचुरल कैलेमिटी, उसको कौन मॉनिटर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करता है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड अगर देखेंगे तो जो पीएम केयर वो वॉलेंट्री फंड है, इसमें जो एफसीआर है उसको एग्जेम्प्ट किया गया।
ठीक है, ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एनडीआरएफ है, इसको हम लेवी करते हैं एज ए सेस, मतलब जैसे सेस मैंने बताया था कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, एज ए लेवी एज ए सेस या फिर कस्टम ड्यूटी, जिसको अप्रूव किया जाता है बाय फाइनेंशियल बिल के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिटिंग, तो जो पीएम पे केयर फंड है उसको कौन ऑडिट करता है? तो एक चीज़ याद रखना, जो कैग है वो पीएम केयर फंड को ऑडिट नहीं करता, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है ऑडिट करने के लिए। नेक्स्ट वही एनडीआरएफ है, उसको कैग ऑडिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। तो दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें जो इम्पैक्ट होगा वो सेम एंटिटी के ऊपर होगा। जैसे आप सर्विस टैक्स, कोई एक व्यक्ति अपना सर्विस टैक्स पे कर रहा, तो जितना टैक्स पे कर रहा है उसका इम्पैक्ट उसी के ऊपर होगा। ये इक्वली बराबर नहीं रहेगा और ये प्रोग्रेसिव नेचर रहता है। प्रोग्रेसिव नेचर मतलब जैसे कि किसी का इनकम 5 लाख to 10 लाख हो गया, तो उसके ऊपर हो गया आपका 10% का मतलब सर्विस टैक्स। जिसका अगर हो गया 10 लाख से 20 लाख तक, तो उसका हो गया 20%, ठीक है। और जिसका हो गया 20 टू मतलब 50 लाख से ऊपर हो गया, तो उनके ऊपर 30% का टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोग्रेसिव नेचर देखने को मिल रहा है। तो इसमें वेरियस टाइप्स रहता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड टैक्स हो गया, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब आता है। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के लिए। तो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म क्यों चाहिए? यहाँ पर जो इनकम टैक्स स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। और जैसे कि टैक्स बेस है वो वाइडेंड हो चुका है, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और जितने भी लिटिगेशन है उसको रिड्यूस करना है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म की ज़रूरत की बात करी जाती है। और ये भी है कि जो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन है वो भी हो, और यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमी है उससे सिंक करे, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या लिया गया, तो यहाँ पर हमें जो चार्ट में अगर हम देख सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर दिखा रहा जो इंडिया टैक्स पेनिट्रेशन स्टेटस है, ठीक है। तो जहाँ पर यहाँ इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17% है। तो जो 6% है वो डायरेक्ट टैक्स से आता है और 11% इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स से हमें ज़्यादा पैसे मिलता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टैक्स में। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं जो इंडिया के टैक्स ब्रैकेट अप्रोक्स 15 मिलियन, मतलब 1.15% जो है, जो कि टैक्स एक्चुअली पे करते हैं। और अप्रोक्स 5% जो ऐसे व्यक्ति है सिर्फ जो फाइल करते हैं, उनमें से 1.15% क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स क्या क्या लिए गवर्नमेंट ने। तो जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, तो जो फाइनेंस एक्ट है 2020 वो प्रोवाइड किया है फॉर ऑप्शन फॉर टू इंडिविजुअल या फिर कोऑपरेटिव, जो अपना मतलब जो जितना भी अपना पर्सनल इनकम टैक्स है उसको पे करे, उसको हम पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर कहेंगे। नेक्स्ट एबॉलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया। एक एक प्लेटफॉर्म लाया गया विवाद से विश्वास, जहाँ पर जो टैक्स पेयर है जिसको भी जितना भी कुछ भी डिस्प्यूट हो, उस प्लेटफॉर्म में जा करके अपने उस डिस्प्यूट का छुटकारा मतलब उस निवारण पा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लाइंस नॉर्म्स इन स्टार्टअप। अब जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसको कैसे कंप्लाइंस किया जाए उसके लिए भी गवर्नमेंट ने मेजर्स लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मॉनेटरी लिमिट है फॉर मतलब किसी को भी लिटिगेशन पर्पस के लिए उसको बढ़ाया गया। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में कौन अपील कर सकता है, जिसका इनकम 20 लाख to 50 लाख हो। हाई कोर्ट में कौन जा सकता है, जिसका इनकम 50 लाख to 1 करोड़ के आसपास हो। वही सुप्रीम कोर्ट के पास कौन जा सकता है, जिसका इनकम मोर देन 1 करोड़ हो, ठीक है। नेक्स्ट रिसेंटली कुछ एफर्ट लाया गया टू रिफॉर्म द डायरेक्ट टैक्स एग्रीमेंट। एक होता है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, जिसमें एक ऑनरिंग दी ऑनेस्ट
प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर जो व्यक्ति जो टैक्स पेयर है वो अपना मतलब ठीक टाइम पर टैक्स पे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको मतलब इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक है, और जो भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनको रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये इसका फीचर्स अगर देखेंगे तो ये फेसलेस असेसमेंट है। तो इसमें मतलब किसी को अपना शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, फेसलेस है। और जो कौन और और इसका जो अपील करने वाला भी वो भी फेसलेस रहेगा। यहाँ पे एक टैक्स पेड चार्टर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वलाइजेशन लेवी या फिर डिजिटल सर्विस टैक्स। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया 2% डिजिटल सर्विस टैक्स इन 2020। ठीक है, और ये किसके ऊपर है? वनली टू है नॉन रेसिडेंट कंपनीज, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजन हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब नॉन रेसिडेंट कंपनीज है। और एंड कवर्स ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अर्लियर अगर देखेंगे जो हमने इक्वलाइजेशन लेवल लाया था, इंट्रोड्यूस टू टैक्स पेमेंट फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विस के लिए, इसको हम 6% डाले थे। जैसे गूगल हो गया, गूगल टैक्स, एप्पल टैक्स, ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जिन्होंने एक टैक्स सिस्टम लाया था, ताकि जो मोनोपोली है नॉन रेसिडेंट कंपनी का बाहर वाले का, उनको कम किया जा सके। ठीक है, जो ग्रोथ है डिजिटल इकोनॉमी का, उसको पेयर किया गया फॉर पॉलिसी डिबेट टेकन दैट हैज डिजिटल कंपनीज पे एंड वेट दे कैन पे देम बैक अंडर OECD, जो बेस इरोजन है प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क, talk to make digital firm to pay taxes regardless to physical presence। जैसे मैंने कहा कि ऐसे बहुत जो OECD कंपनी, OECD है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कहता है कि जो BPS है, अंडर BPS डिजिटल फर्म्स के ऊपर भी टैक्स लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इधर एक रिलेटेड न्यूज़ है जिसका हम बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि लॉन्च किया गया इंटू डिजिटल टैक्स से रिलेटेड ही है। जो USTR है वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट इंडिया एंड 9 अदर कंट्रीज। तो सेक्शन 301 से होगा क्या कि जो US है वो यूनिलैटरली टैरिफ इम्पोज करेगा ऑन द अदर और अदर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं GST डेवलपमेंट में। तो क्या क्या GST में डेवलप किया गया, पहले GST होता क्या। तो GST 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और ये एक तरह से बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। तो इसके अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स नॉट सब्ज्यूम्ड है अगर देखेंगे, तो कस्टम ड्यूटी हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, वैट ऑन अल्कोहल हो गया। ठीक है, और जो कि सब्ज्यूम हो चुका है जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा, इस सब के अंदर आता है। और जो GST है करेंटली लेविड ऑन ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको 4 स्लैब में डाला गया, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%। इसके लिए एक GST काउंसिल भी बनाया गया है। ठीक है, GST काउंसिल बनाया गया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, अंडर आर्टिकल 279 है। इसको चेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है, एंड अलोंग विथ फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ऑल स्टेट। और जो रिकमेंडेशन रहता है वो बाइंडिंग रहता है, और जो भी डिसीजन रहता है वो मेजोरिटी बेसिस पे लिया जाता है। इसमें 75% मेजोरिटी चाहिए ही रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड टर्म्स क्या क्या है। पहले एंटी प्रॉफिटरिंग। एंटी प्रॉफिटरिंग होता क्या? सपोज जैसे कि किसी दो व्यक्ति हो गया A एंड B, और ये क्या हो गया? शॉपकीपर हो गया, B कंज्यूमर हो गया। तो ये जैसे कि टैक्स रेड्यूस होगा, तो जो डिफरेंस होगा अमाउंट, उसे कस्टमर को देना होगा या फिर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। तो ये एंटी प्रॉफिटरिंग के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है? इट मीन्स द टाइम ऑफ पेइंग टैक्सेस ऑन आउटपुट।
ठीक है। इट रिड्यूस द टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट के ऊपर रहता है। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये मोस्टली आउटपुट बेस्ड रहता है, मतलब जो आउटपुट जो भी प्रोड्यूस किया उसके ऊपर रहता है। अगर ऑलरेडी इनपुट में कोई सा भी जो मशीनरी ऐसा में लग चुका है तो उसको इसमें काट दिया जाता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाता है। ई वे बिल, तो ई वे बिल भी एक तरह से जीएसटी के अंदर आता है, जो कि कंसाइनमेंट गुड्स रहेगा जिसका अमाउंट मोर देन 50,000 होगा, और ई वे बिल के अंदर आता है। की डेवलपमेंट है क्या देखेंगे जीएसटी रिसेंटली ईयर में, तो जो टैक्स पेयर है वो टर्नओवर हुआ मोर देन 5 करोड़, ठीक है, जिसका एक हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर कोड लाया गया अप्रैल 2021 में। तो ये जो हेसेसन कोड है इसको सर्विस मतलब डेवलप कौन किया, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि एक इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन है। उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिकेट करेगा इश्यूअर्स एंड बेनिफिशियर्स को टू फेक जीएसटी इनवॉइस कैन बी डिटेन्ड अंडर और एक कॉपी ऑफ पोस्का कंजर्वेशन इन फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 1974 के अंदर, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपील किया कि जीएसटी जो लेवी होगा लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ये सब नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस इश्यूज। तो रिसेंटली टसल देखने को मिला सेंट्रल और स्टेट के ऊपर ड्यू टू द फॉल ऑफ दिस जो टैक्स कलेक्शन उसमें गिरावट देखने के कारण। तो जीएसटी कंपनसेशन होता क्या, तो जो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 को इनेक्ट हुआ था, इस एक्ट में देखेंगे तो जो परसेंटेज है एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ का स्टेट हैज प्रोजेक्टेड टू 14% ऐसे माना गया, ठीक है। सो द कंपनसेशन पेबल ऑफ स्टेट शैल बी प्रोविजनली कैलकुलेटेड एंड रिलीज एंड ऑफ एवरी 2 मंथ पीरियड के बाद हमेशा से रिलीज होता रहता है। So the generation of revenue under act would happen through GST compensation cess। तो इसमें सेस लेवी किया जाता है इन केस ऑफ लग्जरी गुड फॉर 5 years के लिए। और ये जो जितना भी क्रेडिट है उस सब को क्रेडिट किया जाता है टू नॉन लैप्सुअल फंड, मतलब द जीएसटी कंपनसेशन फंड के अंदर। तो जो कंपनसेशन सेस फ्लोज है वो सीएफआई में फ्लो होगा और इसको ट्रांसफर किया जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। स्टेट का क्या इश्यूज है, तो इसमें देखेंगे तो जो सेंट्रल है नॉट ऑनरिंग और मोरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन इन इफेक्टिवनेस ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। और व्हाट आर द सेंट्रल स्टैंड ऑन दिस इश्यूज, तो जो सेंट्रल है वो रिफ्यूज कर दिया कंपनसेट करने के लिए, बट हैज प्रोवाइडेड द स्टेट विथ 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिया, जैसे कि आप वो इन्फ्यूज करेंगे लाइक 97,000 करोड़, नहीं तो दूसरे में 2.35 लाख करोड़, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ की कॉन्सेप्ट देखते हैं इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। एक है डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट कॉज्ड बाय ए गवर्नमेंट पॉलिसी, उसको हम फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, तो एक तरह से मैकेनिज्म है फाइनेंस कमीशन का ताकि जो कंपनसेट कर सके लॉस इंकर्ड बाय स्टेट फ्रॉम सेंट्रल से, ठीक है। इट फॉर्म्स ए सेकेंड लार्जेस्ट चंक इन फाइनेंस कमीशन के अंदर आता है ट्रांसफर के अंदर। नेक्स्ट है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। तो जो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट है एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बैंक अकाउंट का, जो कि कंसोलिडेटेड व्यू रहेगा, और जो भी इसमें इसके कारण क्या होगा इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगा और ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा। क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो वो अराउंड है 56%, ठीक है। और जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो टेंड टू राइज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक बूम, और जब इकोनॉमिक डाउनटर्न होगा वहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगा। तो जो क्रेडिट टू जीडीपी गैप हो वो डिफरेंस है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड के ऊपर। ये इंडिकेट करता है बिल्ड ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ इन एन इकोनॉमी।
ठीक है। तो जो बेसल 3 है वो कहता है कि गाइडिंग है सेटिंग है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। इट रेफर्स टू ए टैक्सेशन ऑन इनपुट ऑफ हायर रेट दैट देन फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इसको रेफर किया जाता है फॉर टैक्सेस ऑन इनपुट एट हायर रेट देन ए फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट में जितना लगाना चाहिए उसके बजाय इनपुट प्रोडक्ट पर हम ज़्यादा पैसे लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड टैक्स ड्यूटी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हाउस होल्ड फाइनेंस सेविंग। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो न्यू नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सर्विस है वो रोज हुआ है टू 7.2 जीडीपी इन 2018 टू 7.27% 2019%। तो जो नेट एच एफ एस है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रॉस एच एफ एस माइनस फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। तो जो ग्रॉस एच एफ एस क्या है, एक करेंसी सर्कुलेशन है, जैसे बैंक डिपॉजिट हो गया, डेब्ट सिक्योरिटीज हो गया। ठीक है, वही फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर क्या हो गया, एनबीएफसी हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गया, ये सब आता है। तो रीजन क्यों लाया गया, ताकि स्लो डाउन इन लेंडिंग ग्रोथ ऑफ बैंक इसमें देखने को मिले। ठीक है, जो इंडिया का हाउस होल्ड है वो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 60% ऑफ कंट्रीज सेविंग। नेक्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर एक तरह की अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है अंडर ए टैक्स ट्रीटीज। इसके अंदर क्या होता है, टैक्स रूल्स एज पर डिस्प्यूट अंडर मैप वुड बी रिजॉल्व विद इन 24 डेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। एक तरह से ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बनाया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। इसमें मैंडेट है कि जो सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट है उसको असिस्ट करेगा फॉर रिफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है, चलो ये हमारा जो फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक हो ये पूरा हुआ। अब अगला लेक्चर करेंगे हम लोग बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर।